अस्सलाम वालेकुम, हमना विद इको 401। आप लोगों का ये वाला जो लेसन है, लेसन नंबर 24, डेफिनेशंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं लेसन 24, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। कंटिन्यूड है क्योंकि लेसन नंबर 23 में भी आप लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं, उम्मीद है याद भी कर लिया होगा। लेसन नंबर 24 है फर्स्ट टॉपिक, द मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मार्केट वो वाली मार्केट जहाँ पर हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से काम लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब आपके कुछ भी चीज़ प्रोड्यूस करनी हो, आपको लैंड भी चाहिए होगी, लेबर्स भी चाहिए होंगे, कैपिटल भी चाहिए होंगी, और साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोडक्शन करने के लिए तरीके और लोग, मैनेजर्स वगैरह सब कुछ चाहिए होंगे, तब ही आप कोई एक चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये 2-3 क्विज़ हैं। फर्स्ट लाइन में देख लें, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ताल्लुक है, जितना आपके पास इनकम होगी उतना ही आप ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। तो वो जो फ्लो है वो क्या करता है, आपको फ्लो देता है गुड्स एंड फैक्टर्स का बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। आपने क्या करना था, वही अब एक इंसान है जिसकी इनकम जो है 20,000 है। अब वो 20,000 जो इनकम है उसने कोई ना कोई काम करना होगा, तभी उसने वो इनकम लेनी है। अब वो काम जो वो कर रहा है, अब मैं कह रही हूँ कि जी जो आटा बनाते हैं मशीन फैक्ट्रीज में, तो जाहिर बात है वो भी कोई इंसान है, उसने जब काम किया है उसने उसके ऑपोजिट इनकम लिया है। अब इनकम लेने के बाद उसने मार्केट में जाके वही आटा खरीदना है, ठीक है। तो ये जो फ्लो चल रहा है ये हाउस होल्ड्स और फर्म्स के दरमियान में चलता आ रहा है और चलता रहेगा। एक इंसान उसी फॉर्म में काम करके वही चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसने अपनी इनकम से वही चीज़ बाहर से मार्केट से ख़रीदनी है, ठीक है। ये लाइन उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब आगे फिर से 2 आपके क्विज हैं। फॉर्म्स आर द डिमांडर्स ऑफ द फैक्टर्स, ठीक है। जो फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल्स, ये सारी चीज़ें क्या फॉर्म्स ने डिमांड करनी होती है इनकी। और जो हाउस होल्ड्स होते हैं उन्होंने उन चीज़ों को सप्लाई करना होता है। तो हाउस होल्ड्स जो हैं वो क्या है, सप्लायर ऑफ द फैक्टर्स हैं। हाउस होल्ड्स क्या हो जाएंगे, हम इंसान खुद, ठीक है। तो हम लोग क्या हैं, सप्लायर्स हैं, और फर्म्स जो हैं वो फैक्टर्स की डिमांड करती है। नेक्स्ट आ गया आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन, द डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड क्या है, या हम लोग क्या कहते हैं उस चीज़ को देख लें। द डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लेबर। सबसे ज़्यादा जो डिमांड हम लोग करते होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, वो लेबर की होती है, मजदूर की, ठीक है। वो क्या होती है, डिमांड, डिराइव्ड डिमांड होती है। इसका सेकंड नेम, डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का सेकंड नेम डिराइव्ड डिमांड है, बिकॉज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द गुड्स मार्केट। इसका सेकंड नेम डिराइव्ड डिमांड इसलिए रखा है क्योंकि ये जो है कहाँ से डिराइव हो रही है, गुड्स मार्केट्स के साथ, गुड्स मार्केट में से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं द डिमांड ऑफ लेबर इंक्रीजेज व्हेन द डिमांड फॉर अ लेबर इंटेंसिव गुड राइजेज। अब डिमांड लेबर्स की कब इंक्रीज होगी, जब हम लोगों की डिमांड, हम कंज्यूमर्स की डिमांड ज़्यादा होगी, किसी चीज़ की तलब ज़्यादा होगी। अब मैं कहती हूँ कि हम लोगों का जो है आटा, सिंपल आज मैं आटे की बात करूँगी बार बार। आटा जो है हम इंसान की ज़रूरत है, ठीक है ना, जो भी इंसान है ज़रूरत है। तो क्या होगा, हमारी वो इंटेंसिव गुड है, हम लोगों ने उसको लेना ही लेना है। तो जाहिर बात है उनको पीसने के लिए, उसको बनाने के लिए डिमांड जो है वो लेबर की इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड एज फर्म ट्राई टू प्रोड्यूस मोर ऑफ दैट गुड बाय एम्प्लॉइंग मोर लेबर। और फर्म करने उस प्रोडक्ट को कैसे इंक्रीज करना है, अपने लेबर्स को ज़्यादा जॉब्स दे के, ज़्यादा इम्प्रूव करके, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स लगाएंगे तो उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और वही प्रोडक्शन जो है हम कंज्यूमर्स ने कंज्यूम करनी है। नेक्स्ट है लेयर जो आपका एक्स्ट्रा टाइम होता है, जो आप फ्री टाइम में स्पेंड करते हैं, वो लेयर कहलाता है। इसको देख लें, डेफिनेशन आपने जो लिखनी है वो क्या है, लेयर इज़ द टाइम नॉट यूज फॉर वर्किंग। वो टाइम जो आपने काम में यूज़ नहीं करना, उस काम के अलावा जो भी आपने स्पेंडिंग करना है, हंसना, खेलना, सोना, ये सारी चीज़ें,
लेयर में आ जाता है, और अर्निंग्स वेजेस, ठीक है ना, दोनों एक ही मतलब है कि आपने काम में जो टाइम स्पेंड नहीं करना वो आपका लेयर है। इट इज़ यूजली द टाइम डेट अ लेबरर यूज फॉर रिलैक्सेशन, वही बात है कि आपके लेबर्स जो हैं वो टाइम जो यूज़ करते हैं रिलैक्सेशन के लिए। एंड ऑल एक्टिविटीज़ अदर देन वर्क आर नेसेसरी स्लीप, सो जाएं वो, कोई और एक्टिविटीज़ कर लें, काम के अलावा जो भी काम करेंगे, जो भी काम करने के लिए टाइम स्पेंड करेंगे वो लेयर में आएगा। मार्जिनल डिजिबिलिटी ऑफ वर्क, MDW, ये आपका एब्रीविएशन है, इसको याद कर लीजिएगा। MDUW है, ठीक है, ये जो W है ये वर्क का है, ठीक है। मार्जिनल डिसयूटिलिटी कह लें, डिसयूटिलिटी नहीं है, डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क, ठीक है, MDU, मार्जिनल का M, डिस का D, यूटिलिटी का U, और ऑफ वर्क जो है वो बेस बन गया। अब इसका मतलब क्या है, एज द सप्लाई ऑफ आवर्स ऑफ लेबर इंक्रीज वेज रेट शुड आल्सो बी इंक्रीज। अब इस बात को सिंपल में बात आपको ये कहूँ कि अगर हम लोगों ने एक फॉर्म लगाई हुई है, हम चाह रहे हैं कि हमारे लेबर्स जो हैं काम ज़्यादा करें, ठीक है, तो उसके बदले में हम लोगों को उनकी तनख्वाहें जो हैं वो भी ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो वही लिखा हुआ है कि सप्लाई ऑफ आवर्स ऑफ लेबर्स इंक्रीज, जैसे जैसे हम लोगों के पास लेबर्स को काम करने का टाइम इंक्रीज करेंगे तो उनकी वेजेस भी इंक्रीज होती जाएंगी। द रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स प्रोवाइडेड बाय लेबर एंड वेज रेट इज़ पॉजिटिव। तो इस लिहाज से क्या हुआ, अगर हम लोग उनका काम कम करते हैं तो उनकी वेजेस कम हो जाएंगी, अगर उनका काम लेबर्स का काम ज़्यादा करते हैं तो उनकी वेजेस ज़्यादा हो जाएंगी। तो इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, पॉजिटिव है। एंड द कर्व फॉर द लेबर सप्लाई कर्व इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड। तो इसकी जो कर्व बनेगी वो क्या होगी, पॉजिटिवली स्लोप होगी, ऊपर की तरफ ड्रॉ होगी, ग्राफ पेपर पे ऊपर की तरफ ड्रॉ होगी। बट दिस कर्व कैन आल्सो बी नेगेटिवली स्लोप्ड। अब मैंने क्या कहा था कि उनकी अगर हम लोग काम करने का टाइम जो है वो कम करते हैं तो उनकी वेजेस कम होंगी, तो इस लिहाज से वो कहते हैं कि नेगेटिवली स्लोप्ड भी हो सकती है। और वो क्यों होगी, ड्यू टू द मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्किंग, और इसी MDUW से की वजह से हमारे पास नेगेटिवली स्लोप भी उसकी कर्व हो सकती है और पॉजिटिवली भी हो सकती है। अब वो कह रहे हैं नेगेटिव जो है डिसयूटिलिटी वो क्यों होगी, तो द मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क मीन्स द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ लेबरर फॉर वन एडिशन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, हम लोग उनके एडिशन तो कर रहे हैं, काम में इजाफा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी वेजेस को जब इंक्रीज नहीं करेंगे तो वहाँ पे मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ वर्क जो है उनके डिक्रीज हो जाएगी, नेगेटिवली स्लोप हो जाएगी। द MDUW कर्व डिफाइंस द सप्लाई कर्व फॉर लेबर, और इसी MDUW को हम लोग सेकंड नेम देते हैं सप्लाई कर्व फॉर लेबर। नेक्स्ट है आप लोगों का फिर से शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मेंट बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। स्टेटमेंट जो भी हो आपने अपनी जो कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करना है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इज लेयर, ठीक है, एंड वाइस वर्सा, दैट द वर्कर कुड हैव एंजॉयड ड्यूरिंग दैट टाइम हैड ही नॉट बीन वर्किंग, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, अब जब हमें कहा जाता है कि आपकी एक मंथ की जो पे है वो 20,000 है, ठीक है, तो हमें साथ ये नहीं कहा जाता कि आपकी जो सैटरडेज एक मंथ में 4 आ रहे हैं उनकी हम लोग पे काट लेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है कि आपने लेयर टाइम के अलावा जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं लेकिन आपकी पे पे उसका असर नहीं पड़ा, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। इसको एक दफ़ा आप लोग खुद रीड करके याद कर लीजिएगा, पेपर में डेफिनेशंस आती होती हैं, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड कर्व फॉर लेबर क्या होती है, इसको देख लेते हैं। द लेबरर सप्लाई कर्व में बेंड backward above a certain wage rate as the income effect of higher wages dominates the substitution effect of higher wages, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इनकम इफेक्ट्स हैं
ये देखें, इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स हैं और उनको उन्होंने बैंड किया हुआ है एक तरफ। वो सिर्फ इसलिए किया हुआ है क्योंकि आपका एक सर्टन वेज रेट होता है जिस पे हम लोगों ने मजदूरों को काम पे रखा होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, वो उनकी इनकम इफेक्ट होती है। अगर हम लोग उनकी इनकम जो है ज़्यादा कर देते हैं हाई, तो उनकी जो वेजेस हैं वो सब्सटीट्यूशनल इफेक्ट की तरफ दोबारा से डोमिनेट हो जाएंगी। अब वो क्यों होंगी, क्योंकि शायद हम लोगों ने एक लेबर को जो है उसी काम के पैसे ज़्यादा दे रहे हो और दूसरे को जो है उसी काम के पैसे कम दे रहे हो, तो उन दोनों के बीच में जो बात होगी और उसकी वजह से आपकी जो अपनी फैक्ट्री में तनाज़ात वो जो हो जाते हैं शुरू, और लोग कह देते हैं हमने काम नहीं करना। आपके उस काम लोगों के कहने का जो असर है वो आपकी फैक्ट्री पर पड़ता है। तो हम लोगों ने इसीलिए, अगर तो हमारे पास लेबर्स हैं तो उनकी पेज एक जैसी रखनी होती हैं, मैनेजर्स हैं उनकी पेज एक जैसी रखनी होती हैं, ताकि किसी में ऊंच नीच ना आए और आपके काम पर उसका असर ना पड़े। द वेज रेट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर टू द फर्म। ये वेज रेट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर होती है जो वो फर्म के लिए करता है, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आवर्स वर्क। जाहिर बात है जब भी कोई काम करना है तो वो किस पर हो रहा होगा, किसी न किसी टाइम पे हो रहा होगा। तो जो डिमांड कर्व फॉर लेबर है कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ द वेज रेट लाइंस, ठीक है। हम लोग डिराइव जो डिमांड कर्व है वो कैसे निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन करेंगे लेबर्स का काम का और उनकी वेज रेट का, ठीक है। ये देखें उन्होंने एक आपको डायग्राम दे दिए, लेबर्स का काम जो है और वर्क में शो कर दिया एक्स एक्सिस पे, और उनकी वेजेस ही हैं। एक इंसान है जिसका इतना और काम कर रहा है वो, और इतनी उसको वेज दी जा रही है। तो ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है इस पॉइंट पे उसको पता चल रहा है कि उनकी डिमांड कर्व ये है। हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस, ठीक है, दोनों को हम लोग एक जगह पे जाके मीट करेंगे और उस पॉइंट पे हम लोगों को पता चलेगा कि उसकी डिमांड कर्व या डिमांड कर्व ऑफ लेबर जो है वो कितनी है। एंड द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कनकेव फंक्शन। जो डाउनवर्ड होती है कनकेव फंक्शन के साथ चल रही होती है आपके, वो क्या होती है, मार्जिनल रेवेन्यू होती है। और उसके साथ साथ वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, MRPL। MRPL से क्या बनता है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, और नीचे बेस पे लेबर दे दिए कि लेबर की मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट फाइंड करें। और उसको फाइंड कैसे करना है, MPPL मल्टीप्लाई MRI। जबकि ये जो L है ये आपको बेस पे बता दिया कि आपके लेबर को शो करता है, और MR की जो बेस है वो I है। I स्टैंड्स फॉर गुड्स विच द लेबर हेल्प्स टू प्रोड्यूस, वो चीज़ें जो एक लेबर जो है हेल्प करता है प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब वैल्यू ऐड हो गया तो वैल्यू का V, मार्जिनल का M और प्रोडक्ट का P, और लेबर का बेस बन गई है VMP बेस L, ठीक है। ये हम लोगों ने कैसे डिराइव करनी होती है, इसका एक फार्मूला है, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इक्वल्स टू MPPL, L बेस पे मल्टीप्लाई PI, ठीक है। और इसको उन्होंने जो एक्सप्लेन किया हुआ वो देख लें, इट इज़ इक्वल्स टू MPPL, ठीक है, व्हेन P इक्वल्स टू MC। MC आपके क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है, और ये कब होती है, जब आप परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बट अदरवाइज VMPL इज ग्रेटर देन MPL, ठीक है। MRPL, MR क्या था आपका, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ फॉर लेबर, ठीक है। अगर तो आप परफेक्ट कंपटीशन में काम कर रहे हैं तब आपका जो है MRPL जो है वो बराबर होता है MPPL के, और अगर आप परफेक्ट कंपटीशन में काम नहीं कर रहे तो आपका VMPL जो है वो ग्रेटर होगा मार्जिनल RPL से, ठीक है। वन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन लेबर एंड लैंड कैपिटल इज लेबर लैंड एंड कैपिटल, मतलब तीनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, इज दैट द लेटर टू कैन बी परचेज्ड बट लेबर कैन ओनली बी रेंटेड, ठीक है ना। दोनों चीज़ें जो हैं खरीदी जा सकती हैं,
परचेज की जा सकती हैं लेबर, लेकिन जो लेबर हैं वो ओनली रेंट पे लिए जा सकते हैं कि हाँ जी हम लोग रेंट ले देंगे, इतना हम लोग एक इंसान को ले रहे हैं और उसको इतने पैसे वापस वेजेस के तौर पे दे देंगे। अब रेंट क्या चीज़ है, रेंट को डिफाइन कर लेते हैं। रेंट इज़ अ पीरियोडिक पेमेंट, ठीक है। रेंट क्या है, पेमेंट है जो आपने एक टाइम के लिए, एक पीरियड के लिए फाइनलाइज कर लेनी होती है एज द रिवॉर्ड फॉर हायरिंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर दैट पीरियड। आपने जब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हायर करना होता है उसके लिए जितने पैसे उसको रिवॉर्ड में देने होते हैं उसके काम के बदले में, काम के सिले में, वो सारे रेंट कहलाता है। वेयर द परचेज प्राइस ऑफ कैपिटल इज द वैल्यू ऑफ ओनिंग दैट कैपिटल फॉर इट्स एंटायर लाइफ। ये आपकी रेंट की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एनपीवी। एनपीवी क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इनकी एब्रिविएशंस याद रखनी है, ये क्विज में आप लोगों की आ जाती होती हैं। और अच्छा, एनपीवी क्या है और डिस्काउंटिंग रेट क्या है। Discussions about purchasing capital or land are often made on the basis of the NPV, ठीक है, कि आपने लैंड और लेबर को कितने जो है पैसों पे परचेज करना है, इसकी डिस्कशन जो होती है उसको आपने कहना होता है NPV, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये आपका क्विज हो गया एसोसिएटेड विद द डिस्कशन। आपकी जितनी भी डिस्कशन चल रही होती है उसमें जब आपने ये सोचना होता है कि आपने लेबर्स कितने, कैपिटल कितने में लेना है और लैंड कितने में लेना है, लेबर्स को नहीं, सिर्फ लैंड और कैपिटल को, तो वो आपकी एनपीवी बनती है। द एनपीवी ऑफ एन असेट इज द डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द नेट रिटर्न्स दैट द असेट generates over a period of time plus the discount value of its disposable value at the end of the period minus the initial per cost। अब NPV जो है वो कैसे आपने गेन करना होता है, आपने क्या करना है, नेट रिटर्न्स, मतलब आपने एक चीज़ लेनी है उसमें आपको कितना बाद में वापस करना था। मैं कह रही हूँ मैंने जो है मशीनरी लेनी है, अजान हो रही है, आपने एक मशीनरी लेनी है, उसमें जितना आपको डिस्काउंट लेने के चांसेस हैं उसकी वैल्यूज प्लस आपने उस वैल्यू को ऐड करना है जो आपको डिस्पोजेबल वैल्यू दी जा रही है और माइनस करना है जो आपने परचेज कॉस्ट उनको दी है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी NPV। अब डिस्काउंटिंग जो है वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है ऑफ कन्वर्टिंग अ स्ट्रीम ऑफ फर्दर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस इनटू अ प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें आपने फ्यूचर इनकम्स को और एक्सपेंसेस को प्रेजेंट वैल्यूज में चेंज करना होता है उसको डिस्काउंटिंग कहते हैं। द डिस्काउंट रेट इज द रेट एट विच द फ्यूचर इनकम्स आर डिस्काउंटेड, ठीक है। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिस्काउंट रेट क्या होता है, जिसमें आपने फ्यूचर में उनको डिस्काउंट रेट पर चीज़ देनी होती है। अब यहाँ पे इनकम की बात हो रही है तो साथ उन्होंने इनकम का वर्ड लगा दिया। अब एक एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, ये PV फाइंड करने के लिए, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है आपने, तो उसका फार्मूला है समेशन XI ओवर 1/r प्लस 1 प्लस r की पावर I, ठीक है ना। अब समेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जितने ईयर्स दिए हुए हैं उन सबको ऐड करना है। 1 जो है आपके पास 1 ही रहेगी, प्लस R जो है डिस्काउंट रेट आपके पास होता है, और I जो होता है जितना ईयर होता है उसी को आपने पावर में लिखना होता है, ठीक है। अब डिस्काउंट रेट उन्होंने 100% दिया हुआ है, मतलब 0.1 हो जाएगा, 10/100 इक्वल्स टू 0.1, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वो आप लोगों को बता दें उन्होंने कि PV है प्रेजेंट वैल्यू, XI जो है वो अर्निंग है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द ईयर I, ठीक है। जितनी आपने अर्निंग की होती है एक ईयर में वो आपकी XI कहलाती है, और R जो है वो रेट ऑफ डिस्काउंट है। सम जो है मैंने आपको पहले बता दिया, समेशन का मतलब होता है सम करना है आपने सारी ईयर्स को। अब एक क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ मशीन दैट जनरेट्स 1000 फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। वो जनरेट करता है 1000 4 ईयर्स के लिए, एंड देन सोल्ड एज स्क्रैप ऑफ ₹1000
एट द एंड ऑफ ईयर 4, और एंड का जो ईयर है उसमें 1000 और ऐड करना है तो 2000 बन जाएगा। ठीक है, ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3 प्लस ईयर 4, आपने 4 ईयर्स का निकालना है। तो पहले में एक्स क्या है आपका, अर्निंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट है, वो कितनी हो रही है, 1000 हो रही है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये आर की वैल्यू कितनी थी, 10/100 इक्वल्स टू 0.1। तो 1 प्लस 0.1 जो है 1.1 आ गया, पावर आपके 1 आ गई है क्योंकि ईयर 1 है। सेकेंड ईयर में भी वही होगा लेकिन पावर आपकी 2 आ जाएगी क्योंकि सेकेंड ईयर है। थर्ड ईयर में भी वही होगा लेकिन पावर 3 हो जाएगी। फोर्थ ईयर जो है आपके पास पावर 4 हो जाएगी, और फोर्थ ईयर में उन्होंने कहा था एक और 1000 आपने ऐड करना है, तो 2000 हो गया। इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 3852 आंसर आएगा। अब वो कह रहे हैं कि आपके मशीन की कॉस्ट अगर तो इस 3825 मतलब 3852 रुपये से कम है फिर तो हम उस मशीन को ख़रीद लेंगे, और अगर इससे ज़्यादा है उन्होंने मशीन की प्राइस इससे ज़्यादा रखी हुई है तो हम लोग इसको बाय नहीं करेंगे, ख़रीदेंगे नहीं। और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे हम लोग निकालेंगे, पीवी जो ये पीवीआई है माइनस करेंगे परचेज कॉस्ट से, जो उन्होंने कॉस्ट दी होगी उनमें से माइनस करेंगे तो आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वो करें द इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपके जो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है वो आपने कहाँ से गेन करनी होती है, वो कहाँ से लेनी होती है, ये सारी चीज़ें आपको इस पैराग्राफ में बताएंगे। द इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स आर इंटरनेट प्रोडक्ट्स, इंटरनेट यहाँ जी, इन्वॉल्व्स स्टडिंग हाउ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स अप्लाई टू द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। आपकी इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स क्या है कि आपको बताया जाए कि आपके इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का कौन से प्रोडक्शन पे अप्लाई होंगे, कौन से डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई होंगे और कौन सी कंजम्पशन पे अप्लाई होंगे। इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स आर द इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, दोनों का नाम सेम है। इसको डेफिनेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो क्या है वो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी की, दैट स्टडीज हाउ इंफॉर्मेशन अफेक्ट्स एन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक डिसीजन। आपकी कितनी इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन को कैसे आप अफेक्ट करते हैं अपने इकोनॉमिक डिसीजन में या इकोनॉमी में, वो आपकी क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स। अब वो कह रहे हैं द इंटरनेट हैज़ रिड्यूस द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन टू ज़ीरो। जो इंटरनेट है वो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन की उसने ज़ीरो बना दिया, क्योंकि हम लोग जो है अब मार्जिनल क्या है कि हम लोग यहाँ से चल के किसी और को जाके अपनी बात बताते हैं तो उसमें कोई डिस्टेंस आता है। अब जो इंटरनेट है उसने इस डिस्टेंस को ख़त्म कर दिया और हम लोग जो है एक मैसेज करते हैं, हमारा जो है मैसेज दूसरे तक पहुंच जाता है, तो उसने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन को ज़ीरो कर दिया। वंस आ प्रोडक्ट इज लॉन्च्ड ऑन द वेब, एनी नंबर ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स कैन असेस व्यू इट विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट टू द प्रोड्यूसर ऑफ द इंफॉर्मेशन। मैंने आपको सिंपल बात की थी, यहाँ पे आप देख लें कि आपने एक प्रोडक्ट बना लिया, लॉन्च कर दिया। अब आपने जब वो लॉन्च करनी है तो आप इंटरनेट के ज़रिए तमाम जो है अपनी चीज़ों को लॉन्च कर देंगे और लोग जो है एडिशनल कॉस्ट लगाने के बजाय उसी इंफॉर्मेशन को देख के अपना जो है फैसला ले लेंगे कि उन्होंने आया आपकी प्रोडक्ट खरीदनी है या नहीं खरीदनी। पहले क्या होता था, लोग अपनी आपकी प्रोडक्ट जो लॉन्च की होती थी वो ले जाकर एक एक घर के दरवाजे के सामने जाते थे और उनको कन्विंस करते थे। आजकल इंटरनेट के दौर में ये चीज़ ख़त्म हो गई है। सिंस द एवरेज कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट इज़ फॉलिंग ओवर द एंटायर रेंज ऑफ आउटपुट, द मार्केट स्ट्रक्चर मोस्ट कंसिस्टेंट विद सच आ प्रोडक्ट इज़ मोनोपोली। ठीक है, आजकल जो है मोनोपोली चल रही है नेट के थ्रू। नेट हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। अब अगर अवेलेबल भी हो तो कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कोई चीज़ से प्रोड्यूस कर ली होगी, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि उसने कैसे नेट के थ्रू जो है अपनी उस चीज़ को लॉन्च करवाना है। अब बात ये भी करने वाली होती है कि वो इंसान कैसा होगा जिसको जो है प्रोडक्शन करनी आ गई है लेकिन उसको नेट यूज़ नहीं करना आया,
आप खुद देख लें, हमारे कुछ लोग हैं वो तो चलो कंपनीज चला रहे हैं, फॉर्म्स चला रहे हैं, प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी औरतें हैं, लड़कियां हैं, वो घरों में बैठ के कपड़े वगैरह सिलाई कर रही हैं, ये सारी चीज़ें। आजकल तो खैर वो भी जो है नेट का यूज़ कर रही हैं और बेतहाशा अपनी जो है चीज़ को लोगों तक पहुंचा रही हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि लोगों को नहीं पता था, ठीक है। अब एक घर में है, वो जो है कालीन बना रही है, कपड़े बना रही है, उसको नहीं पता था कि नेट कैसे यूज़ करना है और उसने अपनी चीज़ों को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, तो उसने तो लेके बेचारी ने उठा के लेके सारों के घरों के चक्कर लगाने और तब जाके चीज़ को बेचना है, ठीक है। ये चीज़ थी इसमें। अब वो कह रहे हैं बाइंग एंड सेलिंग इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट द सेम एज बाइंग एंड सेलिंग मोस्ट अदर गुड्स, ठीक है। कभी कभी वही बात है कि कुछ ऐसे हैं जो बाइंग और सेलिंग जो है नेट पर कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बाइंग और सेलिंग जो है वो लोगों के घरों तक जाकर ही उनको गेन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंफॉर्मेशन इज़ नॉन रिवेलियरियस, which means that consuming information does not mean that someone else information is cannot also consume it, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गई है कंज्यूम करने की या एक चीज़ खरीदने की, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरे को भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पहले तो ये था कि बेचनी है तो बेचेंगे कैसे, अब ये बात भी आ जाती है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको नहीं पता होता कि उन्होंने चीज़ जो है वो इंटरनेट के थ्रू भी कंज्यूम कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो उन्होंने क्या करना होता है, बाकायदा जाके बाज़ार से ख़रीदने होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही हमारे ऊपर लागू होती हैं कि हम लोग अपनी चीज़ों को एज आ इंटरनेट पर भी अपने लॉन्च वगैरह करवाएं और लोगों तक पहुंचाएं, और मार्केट में भी अपनी चीज़ों को सप्लाई करें, ताकि आपकी कोई चीज़ एक ऐसे इंसान के पास जाने से ना रह जाए जिसको ज़रूरत हो। Obviously, this does not apply to normal goods like food, in which one's consumption precludes another, ठीक है। Related characteristic that alters information markets is that information has almost zero marginal cost। वही चीज़ बार बार आपको बताई जा रही है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़ीरो हो गई है, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन है टेक्नोलॉजी की, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके टेक्नोलॉजी की, और उन्होंने मार्केट से ही रजू करना होता है, वहीं से चीज़ें लेनी होती हैं। दिस मीन्स दैट वंस द फर्स्ट कॉपी एग्जिस्ट इट कॉस्ट नथिंग और ऑलमोस्ट नथिंग टू मेक अ सेकेंड कॉपी, ठीक है। अब एक चीज़ आपने बना ली है, उसको आपको कोई भी उसकी कॉपी बनाने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं पता कि आप जब नेक्स्ट कॉपी बनाएंगे तो उसके लिए भी आपको कोई कॉस्ट लगानी पड़ेगी या नहीं, और कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कॉस्ट ही नहीं बचती सेकेंड कॉपी बनाने के लिए। दिस मेक इट ईजी टू सेल ओवर एंड ओवर। और नेक्स्ट है एक्सपीरियंस गुड्स की डेफिनेशन आ जाती होती है आपके क्वेश्चंस में। ये 5 नंबर की भी दे देते हैं और 3 नंबर की दे देते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस गुड क्या होते हैं? आर गुड्स दैट पीपल मस्ट गेट अ फ्लेवर ऑफ बिफोर दे कैन कंसीडर बाइंग देम। वो गुड्स जिनको हम लोग टेस्ट के लिए लेते हैं और उसके बाद जज उस चीज़ को टेस्ट करने के बाद जज करते हैं कि हमने उस चीज़ को बाय करना है या नहीं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो है मैं चावल की दूंगी। लोग जब चावल लेने जाते हैं वो कहते हैं आधा किलो जो है वो हमें दे दें, वो सही पके तो हम फैसला करेंगे हमने उनको लेना है या नहीं लेना, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स एंड एक्सपीरियंस गुड इज अ प्रोडक्ट और सर्विस, वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज वेयर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्वालिटी और प्राइस आर डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इन एडवांस, ठीक है। वो क्वालिटी वो प्रोडक्ट्स जो लोग जो हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है ऑब्जर्व करने के लिए कि अब देखो मैं कहती हूँ कि हमने लेबर लेने हैं, अब लेबर ले लेते हैं, अगर उनको हम लोग जो वेजेस हैं या तनख्वाहें हैं वो 20,000 दे देते हैं, लेकिन हम लोग ये गेस नहीं कर पा रहे कि आया वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी ascertained अपॉन कंजम्पशन, और ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कंजम्पशन करने के बाद ही गेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको लेबर की दी है, लेबर आपने कंज्यूम करने हैं, लेबर्स को आपने काम पर लगाने हैं, उसके बाद ही आप फैसला कर सकते हैं। उनको काम देखते हुए फैसला करेंगे कि वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।